Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges, Narwal. Today our discussion topic is methods of liquefaction of gases. कि हम गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के कौन कौन से मेथड अपना सकते हैं। तो बच्चों, आपकी बुक में सिर्फ एक मेथड दिया हुआ है, दैट इज़ लिंड्स मेथड। तो वो हम बाद में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ जॉउल थॉम्सन इफ़ेक्ट। यह आपने इस चैप्टर के स्टार्ट पे भी पढ़ा था, अब हम दोबारा से इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो जॉउल थॉम्सन इफ़ेक्ट साइंटिस्ट का नाम था, अपने नाम के साथ उसने रिलेट करके इसको नाम दे दिया जॉउल थॉम्सन इफ़ेक्ट। जॉउल थॉम्सन इफ़ेक्ट आपने पढ़ा था, व्हेन कंप्रेस्ड गैस इज़ अलाउड टू एक्सपैंड इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इट गेट्स कोल्ड। मतलब कि जब आप कंप्रेस्ड गैस को, जिसके ऊपर आपने हाई प्रेशर अप्लाई किया हो, उसको अगर आप फ़ौरन एक्सपैंड करते हैं फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर थ्रू अ स्मॉल इनलेट और स्मॉल होल, तो जब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी तो वो ठंडी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। तो इस डेफिनेशन, इस स्टेट को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले नीचे आ जाएं, इधर यहाँ लिखा हुआ है जॉउल थॉम्सन इफ़ेक्ट। फ़र्ज़ कर लें आपके पास गैस के मालिक्यूल हैं जिसके ऊपर आपने हाई प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। जब गैस के मालिक्यूल के ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो बच्चों गैस के मालिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं और उनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो बच्चों जब आप इसको फ़र्ज़ करें, ये आपके पास ना एक सिलेंडर के अंदर इनक्लोज़ है, अगर आप उस सिलेंडर को एक छोटे से होल की मदद से थोड़ा सा ओपन करना चाहें तो वो जो गैस के मालिक्यूल होंगे ना, वो हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ से एक छोटा सा इनलेट या सुराख नज़र आ रहा है। ये जो हाई प्रेशर वाले गैस के मालिक्यूल हैं, इस पोर्शन से ये दूसरी साइड पे चले जाएंगे जहाँ प्रेशर की वैल्यू लो होगी। अब ये जो हाई प्रेशर वाले कैबिन में मालिक्यूल हैं, इनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस भी हैं। अब इसको ओवरकम करने के लिए इनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और ये जो एनर्जी यूज़ करेंगे, ये गैस के मालिक्यूल की अपनी एनर्जी होगी। वो कब प्रोड्यूस होगी? जब ये जो मालिक्यूल हैं ये यहाँ से हाई प्रेशर से लो की तरफ मूव करेंगे, तो वो एनर्जी यूज़ करके ये सारे के सारे मालिक्यूल उस इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर ओवरकम करके हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अब आप देख रहे हैं पार्टीशंस के एक साइड पे गैस के मालिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब हैं जहाँ हाई प्रेशर था और उनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थी। जब ये दूसरी तरफ आई है लो प्रेशर की तरफ, तो गैस के मालिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो गया है और इनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस भी तकरीबन ना होने के बराबर हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जानते हैं जब, तो गैस के मालिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस भी बढ़ जाता है और उनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस भी कम हो जाती हैं। और इस काम के दौरान जो गैस के मालिक्यूल होते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह या उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो उसको आप कह सकते हैं कि ये फ्रीजिंग हो गई है या कूलिंग प्रोसेस हो गया है। कूलिंग प्रोसेस है ही क्या है? टेम्परेचर को कम करना या लो टेम्परेचर। तो ये है बच्चों जॉउल थॉम्सन इफ़ेक्ट। अब इसी को हमने अप्लाई करना है एयर के केस में और वो हम स्टडी करेंगे थ्रू अ मेथड ऑफ लिंड्स मेथड। तो बच्चों आज हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है वो है लिंड्स मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। जॉउल थॉम्सन इफ़ेक्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और लिंड्स मेथड वाला लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। ये काफ़ी बार पेपर में रिपीट हो चुका है, आपने अच्छी तरह से इसको समझना क्या है। डायग्राम आपके इसकी अच्छी से बनानी है और लास्ट में पेपर में बनानी है। लिंड्स मेथड है, सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डायग्राम से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चों आज हमने लिंड्स मेथड पढ़ना है ये वही बातें करनी है जो हमने जॉउल थॉम्सन इफ़ेक्ट में की हैं।
तो हम लिंस मेथड में फिर किसकी मदद लेंगे, जॉउल थॉमसन इफ़ेक्ट की। ये आपके पास एक डायग्राम है, डायग्राम देखने से सबसे पहले आपके पास एक कैबिन बना हुआ है जिसको आप एक्सपेंशन चैम्बर कहते हैं, उसमें एक स्पाइरल ट्यूब लगी हुई है, उसके बाद एक रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड लगा हुआ है इसके ऊपर, और उसके बाद यहाँ फ्रेश एयर हम इसमें से एंटर करेंगे और कंप्रेसर लगा हुआ है यहाँ जिसको हम कंप्रेस करेंगे, और यहाँ नीचे लिक्विड एयर हम कलेक्ट करेंगे। ये था इसका इसकी जो कंस्ट्रक्शन कह लें। तो उसके बाद हम इसके प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं कि इसमें होता क्या है, ये वर्क कैसे किया जाता है, जिसमें हम ये जो गैस है इसको लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ये बाहर से आपको एक इनलेट नज़र आ रहा है, इस इनलेट से जो बाहर एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर है, फ्रेश एयर है, ये इसमें दाखिल होगी, और आगे एक लगा हुआ है कंप्रेशर या कंप्रेसर। जब इसको कंप्रेस करेंगे तो एयर, कंप्रेस्ड एयर आपके पास आ जाएगी, तो वो इस ट्यूब में ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगी। ऊपर की तरफ जाएगी तो आगे लगा हुआ है रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड, जिसने एयर में मौजूद जो वाटर लिक्विड होगा, या ऐसे कह लें जो एयर में मौजूद वाटर वेपर होंगे, उसको इसने कंडेंस करना है। कंडेंसर भी कह सकते हैं इसको, रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड भी कह सकते हैं इसको, दोनों में से कोई सा नाम दे लें। कंडेंसर भी कह सकते हैं और रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड भी कह सकते हैं। जब फ्रेश एयर या कंप्रेस्ड, अब आपके पास एयर कंप्रेस्ड फॉर्म में आ गई है, कंप्रेस्ड एयर जब इसमें से पास होगी रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड, तो उसमें मौजूद वाटर वेपर कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। मतलब क्या है कि जो एयर में वाटर वेपर होंगे जो वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आगे ना बच्चों एक छोटा सा ना रिसीवर वाटर या वाटर रिसीवर लगा होता है, आपकी बुक में जो डायग्राम है उसमें ये नहीं दिया हुआ, ऐसे आपने याद रखना है कि इसके आगे ना एक वाटर रेजरवायर जिसमें हमने वाटर को इकट्ठा करना है, या वाटर रिसीवर लगा होता है। जो कंप्रेस्ड एयर में वाटर वेपर थे वो वाटर में कन्वर्ट हो गए, अब वो जो वाटर था और एयर था उसमें जो वाटर होगा वो रिसीवर में आके स्टोर हो जाएगा, और आपके पास आगे प्योर फॉर्म में ड्राई एयर हो जाएगी। और अब जो इस पाइप में नीचे की तरफ आ रही है, अब आपके पास वो ड्राई एयर है। जो वाटर था, जो वाटर वेपर थे वो पीछे ही रह गए, अब आपके पास एयर आ गई है ड्राई फॉर्म में। अब जब ड्राई फॉर्म में एयर आ गया तो ये नीचे एक स्पाइरल शेप ट्यूब बनी हुई है, इसके अंदर से पास आउट होना शुरू हो जाएंगे। अब बच्चों आपके ज़हन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि ये जो हमने ट्यूब इस्तेमाल की ये स्पाइरल ही क्यों है, सीधी भी तो हो सकती थी। बच्चों ये इस वजह से है कि जो गैस के मालिक्यूल अंदर से गुजर रहे हैं, जो एयर गुजर रही है, जब ये इसकी वाल के साथ टकराएगी तो इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी, जो ये आपने बात पहले पढ़ी हुई है, जिसकी वजह से कोलिजन होगी तो गैस के मालिक्यूल जल्दी नीचे की तरफ आना मूव करेंगे। तो इसमें से वो गुजर रही हैं एयर, ड्राई एयर। जब ड्राई एयर इसमें से पास होगी तो आगे एक स्मॉल इनलेट लगा हुआ है। अब बच्चों ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं जिसमें से ये ड्राई एयर आ रही है, इसको हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस्ड गैस है, इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है। वो प्रेशर कितना है, 200 ATM यानी 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हमने यहाँ इस ट्यूब में अप्लाई किया हुआ है। अब ये जो छोटे से सुराख में से पास आउट होगी तो जो बाहर का ATM या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ट्यूब से कहीं कम है, और जो इधर ATM है वो कितना है, 50 ATM, यानी कि इस ट्यूब के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, 50 ATM। तो आप देख रहे हैं कि पहले हाई प्रेशर था, अब जब गैस के मालिक्यूल या एयर के मालिक्यूल इस स्पाइरल ट्यूब से निकल के दूसरे चैम्बर में आ गए जिसका नाम एक्सपेंशन चैम्बर है, तो उसका जो प्रेशर है चैम्बर का वो है 50 ATM। तो बात वही आ गई जॉउल थॉमसन वाली का, हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आते हैं, तो जिसकी वजह से जो एयर बाहर आएगी तो उसका जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा। तो जब लो होगा तो जॉउल थॉमसन इफ़ेक्ट यहाँ अप्लाई होगा कि जब आप कंप्रेस्ड एयर को सडन एक्सपैंड करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कूलिंग प्रोसेस टेक प्लेस होगा। क्लियर बात। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो लिक्विड है वो हमारे पास यहाँ कलेक्ट हो रहा है या स्टोर हो रहा है, लिक्विड एयर। अब जो ड्राई एयर इसमें से पास आउट हो के नीचे आई है वो 100% जो एयर थी वो यहाँ लिक्विड फॉर्म में हमारे पास नीचे स्टोर नहीं, बल्कि उसमें कुछ ऐसी भी थी जो अभी भी गैस की फॉर्म में है,
और वो अभी लिक्विफाई नहीं हुई, समझ आ रही है, अभी लिक्विफाई नहीं हुई, तो वो क्या करेगी, वो दोबारा से इस चैम्बर में मूव करना शुरू कर देगी और जहाँ से इसको सुराग मिलेगा वो वहाँ से दोबारा वापस चले जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ से एक छोटा सा इनलेट रखा हुआ है, वो गैस के मालिक्यूल जो अभी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुए वो दोबारा से इसके थ्रू एंटर होके दोबारा कंप्रेस्ड एयर के ज़रिए यानी कि फ्रेश एयर के साथ मिलके कंप्रेस्ड हो जाएंगे। दोबारा से ये प्रोसेस कंडेंसर में से गुजरेगा या रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड में से गुजरेगा और उस गैस के अंदर, उस एयर के अंदर जो वाटर के मालिक्यूल होंगे वो सारे के सारे दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो इसके पीछे जो ड्राई गैस बचेगी या ड्राई एयर बचेगी वो दोबारा से स्पाइरल ट्यूब में से गुजर के नीचे एक्सपेंशन चैम्बर में आ जाएंगे। इसी तरह आपने इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है ताकि आपके पास जो एयर है वो लिक्विड में सारी की सारी कन्वर्ट हो जाए। और याद रखना है कि स्पाइरल ट्यूब का जो प्रेशर था, एटमॉस्फेयर था, एटीएम था, वो 200 था और जो ये जो एक्सपेंशन चैम्बर है उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 50। तो हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना, गैस के मालिक्यूल की तरफ डिस्टेंस भी ज़्यादा, उनकी एनर्जी भी कम, दैट इज़ नोन एज जॉउल-थॉम्पसन इफेक्ट एंड कूलिंग प्रोसेस टेक प्लेस। इस तरह आप लिक्विड को, जो गैसेस हैं इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। एंड में जाके कहता है कि ये जो प्रोसेस आप पढ़ रहे हैं तमाम गैसेस को आप इसके थ्रू लिक्विफाई या लिक्विफेक्शन कर सकते हैं या लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हीलियम है और हाइड्रोजन है इसको आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। बच्चों इसके रीज़न सुन लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है आपसे पूछा जाए अलहदा से कि वाई वी कैन नॉट लिक्विफाई द हाइड्रोजन एंड हीलियम थ्रू लिंड्स मेथड। तो आपने कहना है कि जो हीलियम और हाइड्रोजन है इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जितनी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ही मुश्किल होगा उस गैस को लिक्विफाई करना। और दूसरी वजह आपने ये बतानी है कि उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये तो जो दो रीज़न मैंने आपको बताई हैं ये आपने वहाँ मेंशन करनी है, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, आपने अच्छी तरह से याद करना है। एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।